तो क्या कह रहा था मैं, पांचवा प्लेट कौन सा होगा, अफ्रीकन प्लेट पांचवा प्लेट हो गया, ठीक है। यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया वाला प्लेट, ठीक है, ये प्लेट हमारा सिक्स्थ प्लेट हो गया, ठीक। और नीचे की तरफ कौन सा प्लेट है, अंटार्कटिका, ये हमारा सेवेंथ हो गया। तो 7 मेजर प्लेट्स है, 7 मेजर प्लेट्स है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, 3 ये हो गए, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, 3 इधर हो गए 6, और एक नीचे की तरफ है जिसको हम अंटार्कटिक प्लेट कहते हैं। तो ये 7 मेजर प्लेट्स है। इसके अलावा 13 माइनर प्लेट्स है, 13, 7 मेजर और 13 माइनर प्लेट्स है। उसके अलावा भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, बट ये मेन जो कैटेगरी है वो यही दोनों की है। बना लिया इसको, लिख लिया। जो करंट सिस्टम है, आप एकदम सुबह सुबह उठ करके आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, उस भाग दौड़ में ना तो सही से आप ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक, ना ही आपकी आदत नहीं है। खैर, अब आदत पड़नी चाहिए, डलनी चाहिए, ये सोच करके सदियों से कोई सिस्टम चलता आ रहा है तो वो तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, ठीक है। हमें तो ये बनाना है कि हमारे सिटीजन्स यानी कि आप लोग, बच्चे, आप लोग किस तरीके से हेल्दी रहे, किस तरीके से ज़्यादा माइंडफुल रहे, अटेंटिव रहे, ठीक है, एकाग्र रहे, जिसको बोलते हैं हिंदी में एकाग्र रहे, ताकि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सके, पढ़ सके, ठीक है। लेकिन आप सालों साल अगर सुबह नाश्ता नहीं करके जा रहे हैं स्कूल, ठीक है, और जस्ट बिकॉज कि स्कूल का सिस्टम टाइमिंग वैसा है, किसने सेट किया, क्या सेट किया, इसके बीच में हम क्या ही जाए, पता नहीं किसने सेट किया और कैसे फॉलो हो रहा है, कोई रूल रेगुलेशन है भी कि नहीं है, या अपनी मर्जी से ही फॉलो हो रहा है, ठीक है, या फिर टीचर्स को 1 सेकेंड वर्क करना है, इस वजह से वो इस टाइम से स्कूल का टाइमिंग फिक्स है, तो उसके बाद बाकी सारे टीचर्स जो है वो सब अपना कोचिंग बढ़िया से चला सके, ठीक, उसमें गैप मिल जाता है, ठीक। तो ये एक अलग चीज है, बट मेरा कंसर्न मेन है कि कितने बच्चे सुबह नाश्ता करके जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप 12 साल, मतलब आप 12 साल की स्कूलिंग में सुबह बिना नाश्ता किए जा रहे हैं, तो आप किस तरीके के मतलब पर्सनालिटी और हेल्थ को मतलब प्रमोट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स का पीरियड, और स्पोर्ट्स के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं। हाँ, स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। सुबह आपने, सुबह का टाइम वैसे ही स्कूल के वजह से खत्म हो जाता है, तो बच्चे खेल तो वैसे भी नहीं पाते हैं। और लंच ब्रेक 1 घंटे या 40 मिनट का होना चाहिए, ताकि वो उस टाइम अगर वो खाना बना सके, या फिर लंच ब्रेक बड़ा अच्छी है। लंच ब्रेक, हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इट सीम्स कि एवरी सिस्टम इज लाइक अ चेन, इतना फास्ट मूविंग है कि किसी को इसमें सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। हर कोई बस उसमें चले जा रहा है, पैडल चला जा रहा है, चेन चली जा रही है, और वो रिपीट होता जा रहा है, सालों दर साल वो रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। बट मेरा मेन कंसर्न मुझे सिर्फ और सिर्फ हेल्थ को लेकर के आया कि अगर हेल्दी नहीं होगा स्टूडेंट, तो फिर वो अटेंटिव कैसे होगा और पढ़ेगा कैसे समझेगा। सुबह वो बिना नींद पूरी किए उठ रहा है, ठीक है, बिना नाश्ता किए वो स्कूल जा रहा है, क्या पढ़ेगा वो। कितना ही अच्छा टीचर हो, कितना ही अच्छा स्कूल हो, कितना ही अच्छा सिस्टम हो, जब उसकी कैपेसिटी नहीं है उस लेवल की, तो कितना पढ़ेगा। और एक रिसर्च में ये बताया गया है कि इस स्ट्रेस के वजह से बहुत सारे बच्चों में दिक्कत भी आती है। मतलब बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस्ड रहते हैं ज़्यादातर स्कूल के टाइम पे।
और सिर्फ उनका एक ही कंसर्न होता है, वो टाइमिंग के वजह से। मॉर्निंग की जो टाइम होती है ना, सब कुछ स्पीड में चलता है, पेरेंट्स भी नहीं कर पाते हैं ज्यादा चीज, है कि नहीं है? ये चीज है। तो डू यू थिंक कि इसको चेंज करना चाहिए? डिसिप्लिन कई सालों से हम कर रहे हैं, कहाँ आया है? अब उस डिसिप्लिन के चक्कर में हेल्थ सबका खराब हो रहा है। बच्चों को ना तो ब्रेकफास्ट का टाइम मिल रहा है, ना सुबह सही तरीके से एक्सरसाइज करने का टाइम मिल रहा है। लेट स्कूल कहाँ रखेंगे? जैसे ऑफिस का टाइम होता है वैसे स्कूल का टाइम होगा। जैसे केवी के 2 शिफ्ट में होते हैं तो केवी का 2 शिफ्ट क्यों होता है? नहीं, वो तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूं। नहीं होता क्यों है? अच्छा। क्यों नहीं उसको भी 1 शिफ्ट में किया जाए? वो 2 स्कूल एक ही बिल्डिंग में तो चला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बच्चे ज्यादा है, जगह कम है, 2 शिफ्ट में चलाना पड़ रहा है हमें। पाकिस्तान थोड़ी है, दूसरे का देश थोड़ी है। बच्चे कहाँ पाकिस्तान से आए हैं, सब अपने ही देश के बच्चे हैं भाई। हमें खुद ही सोचना पड़ेगा अपने लिए, कोई और नहीं सोचने वाला है। ठीक है, ये चीज है। कोई बात नहीं, देखते हैं। चलिए, तो हमने कितने लिखे? 7 मेजर प्लेट्स लिखे हैं। माइनर प्लेट लिखो, कोकोस प्लेट, और इसका लोकेशन जरूर लिखना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये लोकेशन पूछेगा। ठीक है, माइनर प्लेट्स में ये लोकेशन पूछता है। नहीं, कोकोस प्लेट ये हम पूरी दुनिया का पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, पैसिफिक और सेंट्रल अमेरिका के बीच में पड़ता है ये कोकोस प्लेट। ठीक है, उसके अलावा लिखो नज़का प्लेट, जो अभी बताया था मैंने, नज़का। अच्छा, ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से प्लेट के टकराने से कौन से माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब देखो 3 तरीके के बाउंड्रीज होती हैं, कौन कौन सी? हाँ, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। यस, डाइवर्जिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, अब ये 3। ट्रांसफॉर्मिंग कैसे? एक प्लेट इधर को जा रही है और एक प्लेट अपोजिट में इधर को जा रही है। ठीक है, जैसे मेट्रो में एक दूसरे से धक्का दे के निकलते हैं, तो इसमें क्या होगा कि एक अपलिफ्ट हो जाता है और एक सिंक कर जाता है। तो एक बन जाता है हॉर्स्ट और एक बन जाता है ग्रैब, और यहीं पे बनता है रिफ्ट वैली। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट्स में ऐसी चीजें बनती है। इंडिया में विंध्या माउंटेन्स एंड सतपुरा माउंटेन्स ये ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, और दोनों के बीच में जो नर्मदा नदी बहती है वो एक्चुअली में रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, और इसीलिए ये नदी बहुत खतरनाक है, क्योंकि 2 माउंटेन्स के बीच का ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्री होने की वजह से इसका जो सरफेस है वो अनइवन, प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़ है। मतलब बीच में खाई होगी, ऐसा खाई भी होगी, पत्थर भी होगा, कुछ भी इवन नहीं है। ठीक है, डाइवर्जिंग में क्या होता है? डाइवर्जिंग में 2 प्लेट्स होती हैं। ठीक है, वो अलग अलग जाती है। जैसे ये प्लेट हो गई एक, और ये टूट गया, एक इधर को चला जाएगा और दूसरा इधर को चला जाएगा। ठीक है, यहां भी ये वैली बनाता है। ठीक है, और जैसा कि हमने मिड अटलांटिक रिज में देखा, रिज भी बनता है। ठीक है, कन्वर्जिंग, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है। ठीक, अब ये प्लेट टकराएगी तो एक जो है वो हैवी सिंक कर जाएगी, एक नीचे की तरफ चली जाएगी, और एक जो है वो माउंटेन क्रिएट करेगी। हाँ, तो यहां पे बनता है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक में क्या है? ये ब्लॉक माउंटेन है। मतलब ब्लॉक मतलब फंस गया ना वो। ठीक है, ब्लॉक हो गया है।
और फोल्ड मतलब प्रॉपर फोल्ड हुआ है। और ये तीनों ही जगह, खास करके ये दो जगह, ठीक है, दीज आर हॉट स्पॉट्स ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि जहां भी ब्रेक डाउन हो रहा होगा वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होगा, और वीकेस्ट पॉइंट होने की वजह से वहां पे अर्थक्वेक यानी कि सिस्मिक एक्टिविटी एंड वोल्केनिक एक्टिविटी दोनों ही चीजें होती है, ठीक। और यही वजह है कि जब आप पैसिफिक ओशियन का पूरा बाउंड्री चेक करेंगे तो वो पूरा एक रिंग के जैसा बनेगा। पैसिफिक ओशियन का बाउंड्री जो है वो एक रिंग के जैसा बनेगा। पैसिफिक ओशियन नॉर्थ में टकराता है अमेरिकन प्लेट से, वहां पे ये बाउंड्री फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट करता है, तो वहां भी ये हॉट स्पॉट हो गया। फिर उसके बाद इधर आ जाओ तो यूरेशियन प्लेट से टकराता है, फिर उसके बाद छोटे छोटे फिलीपींस वगैरह प्लेट से टकराता है। सब जगह पे हॉट स्पॉट्स है, सिस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी का वो एरिया है, और इसीलिए वोल्केनिक एक्टिविटी कंटिन्यूटी में उन जगहों पे होती रहती है, और वो पूरा का पूरा एक रिंग बनाता है, तो उसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, उसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और 67% ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज इसी बाउंड्री के अराउंड आता है। कौन सी बाउंड्री के अराउंड? रिंग ऑफ फायर, यानी कि कौन सा प्लेट? पैसिफिक प्लेट के अराउंड, ठीक है। सर फिर लाइक फोल्ड माउंटेन्स की हाइट ज्यादा होगी, फिर ब्लॉक की तो हाइट भी बहुत हो जाएगी। पूरी दुनिया में फोल्ड माउंटेन्स की ही हाइट जो है वो सबसे ज्यादा है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट चॉकलेट फ्लेवर के अलावा वो भी ब्लॉक माउंटेन का ही एग्जांपल है, ठीक है। हॉट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, हाँ ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है फॉरेस्ट। यस, ठीक है। ये 3 बाउंड्री से अलग अलग बनते हैं ये, ठीक है, और छोटे छोटे प्लेट्स टकराते रहते हैं अलग अलग, ठीक है। हाँ, तो तुमने कोकोस लिखा था, नज़का लिख लिया, अरेबियन प्लेट। अब अरेबियन पेनिनसुला जो है, ठीक है, जो अरेबियन पेनिनसुला आप लोग देखते हैं वो पेनिनसुला अरेबियन प्लेट के ऊपर है। नज़का प्लेट कहाँ पर है? नज़का प्लेट साउथ अमेरिका, मतलब पैसिफिक ओशियन में ही पड़ता है, एक छोटा सा प्लेट है जो साउथ अमेरिका से बिल्कुल लगा हुआ है। नज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने से एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स में नॉर्थ अमेरिका में कौन सा माउंटेन है? रॉकी। साउथ अमेरिका में एंडीज, हमारे यहाँ हिमालयस, ठीक है। ये एग्जांपल है फोल्ड माउंटेन। अरावली नहीं है, अरावली बहुत पुराना माउंटेन्स है। अरावली और फिर उसके बाद में आपका यूराल माउंटेन्स, ये भी है फोल्ड माउंटेन्स ही, ठीक है, लेकिन ये बहुत एज ओल्ड पुराने माउंटेन्स है, ठीक है। और अरावली तो अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। अरावली कहां से कहां तक है? गुजरात से लेकर के ये नंदा देवी तक था, धीरे 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 खत्म होते 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 अब राजस्थान के कुछ हिस्सों में बचा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अरावली के रेंजेस पे ही बसा हुआ है, ठीक है। कुछ टुकड़े तो अरावली के महिपालपुर के पास मैंने अपने सामने टूटते हुए देखे हैं, जब वो गुड़गांव और दिल्ली वाला जो फ्लाईओवर है वो बन रहा था। उस समय मैं स्कूल में था, हमारा स्कूल भी ऑन रोड था, तो वो पूरा रास्ता शंकर विहार वाला पूरा कट करते हुए पूरा काट दिया उन्होंने। पहले पूरा पहाड़ था और इतना घना जंगल के बीच से हम लोग आते थे, वो सारा साफ करके IGI एयरपोर्ट बनाया, फिनिश। मैं उस समय छावला, दिल्ली का एक आउटर एरिया का एक गांव है, वहां रहता था, और वहां पे मैंने देखा कि छोटे छोटे मतलब बाउंड्रीज बना रखे हैं, और उसमें मेरी हाइट से भी छोटे छोटे घास उगे हुए हैं। बाद में जब थोड़ी इंक्वायरी वगैरह करी, इंक्वायरी इन द सेंस न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा, तो चीज़ों को पता लगा कि वो एक्चुअली में दिल्ली मेट्रो से के वजह से जो प्लांट्स कटे हैं, वो जो मतलब पुराने 50 साल 70 साल 100 साल पुराने पेड़ काट दिए गए हैं,
उनके बदले में वो एफोरेस्टेशन किया गया है, वो मेरी हाइट से भी छोटे छोटे झाड़ लगा करके। क्या ही वो ऑक्सीजन लेवल प्रोडक्शन में मैच करेंगे, क्या वो इकोलॉजी को बैलेंस करेंगे, हम जाने। वी हैव बिकम ब्लाइंड जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर रिलीजन, वी आर इग्नोरिंग एवरीथिंग, एंड आवर रिलीजन इज एक्चुअली नेचर। सुबह उठ के सूर्य देव की पूजा करना, शाम को दीपक जलाना, साँझ की पूजा करना, तुलसी पूजना, पीपल पूजना, ये नेचर रहा है हमारा, यही एक्चुअल में धर्म है, और इसी की बैंड बजा रखी है हमने, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक। ये हो गया थर्ड नहीं, फोर्थ अरेबियन हो गया। अरेबियन प्लेट लिखा, थर्ड की तो था अरेबियन प्लेट। फिर है फिलीपींस, हाँ, फिलीपींस प्लेट। सर झांसी एमपी में आता है, यूपी में आता है? एमपी। पर यूपी बता नहीं, झांसी ना, झांसी यूपी में आता है। मैं मैप देखा झांसी का, मुझे मिला ही नहीं। वो नीचे की तरफ है, वो तो यूपी का पार्ट है उसमें। उनका दे। फिलीपींस के प्लेट का है। हाँ, फिलीपींस देश है ना, हाँ। तो वहीं पे है वो देश, उसी के ऊपर है, ठीक है। सर झांसी यूपी में कैसे आ गया? वो तो हमने एमपी पढ़ा था ही नहीं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, मुझसे याद है वैसे तो। हाँ, तो झांसी वाली रानी थी वो, इसमें ये थोड़ी लिखा है कि कहाँ पे है वो। अच्छा, तो एमपी कहते हैं, मैंने सुना है बहुत ज्यादा। ऐसे ही वो भी है जो एमपी की बॉर्डर में होता है, ग्वालियर। हाँ, अरे वो देखो, मैप जब आप देखोगे ना, तो एमपी की तरफ ना, अंदर की तरफ आया हुआ एक पार्ट है, वहां पर है झांसी। तो वो लगता है कि सुनने में मध्य प्रदेश, मुझे नहीं पता क्यों लगता है मध्य प्रदेश में, बट झांसी यूपी में है, ठीक है। हाँ, ग्वालियर एमपी में, लोग उसको यूपी कैसे करते हैं? नहीं, ग्वालियर एमपी में। ग्वालियर का किला बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगला लिखो, फिलीपींस लिख लिया। कैरोलिन प्लेट, कैरोलिन, CAROLIN, कैरोलिन प्लेट। ये फिलीपीन एंड इंडियन प्लेट्स के बीच में पड़ता है, ठीक है। फिलीपींस और इंडियन प्लेट यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में पड़ता है। फिर है बर्मा प्लेट, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, बर्मीज प्लेट भी बोलते हैं इसे, बर्मा प्लेट या फिर बर्मीज प्लेट। सोमालिया प्लेट है, एक छोटा सा प्लेट है, सोमालिया के पास में, सोमालिया प्लेट। साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में एक स्कॉटिया प्लेट पड़ता है, SCOTIA, स्कॉटिया प्लेट, ठीक है। साउथ अमेरिका और अटलांटिक। फिर है जुआन डी फूका प्लेट, JUAN, जुआन डी फूका, FUCA है। नहीं, अलास्का के पास पड़ता है। JUAN, जुआन, DED FUCA, जुआन डी फूका। हाँ, कितने लिखे? 9 हो गए। बाकी और कौन से हैं? जुआन डी फूका हो गया, कोकोस लिख लिया, फूजी प्लेट लिखो,
फूजी प्लेट। जापान हाँ, फूजी प्लेट जापान के पास। यस। सुंडा प्लेट लिखो, SUNDA, सुंडा प्लेट। किसका? सुंडा ट्रेंच है, ये इंडोनेशिया के पास ही पड़ता है, वहां पे। ठीक है। फिर कैरिबियन आइलैंड जो है वहां पे कैरिबियन प्लेट पड़ता है। कैरिबियन आइलैंड है, वहां पे कैरिबियन प्लेट पड़ता है। कैरिबियन आइलैंड कहाँ है? नॉर्थ साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। ठीक है। वेस्ट इंडीज कंट्री है ना, वो कैरिबियन कंट्री ही है। ठीक है। उसके अलावा एजियन प्लेट, AEGEAN, एजियन सी है। ठीक है, वहीं पे पड़ता है ये एजियन प्लेट। AEGEAN, एजियन प्लेट। एजियन सी है। ठीक है। ग्रीस के पास पड़ता है ये। हाँ, ग्रीस पता है ना, वही कंट्री जो 2008 में बिक गया था इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। वैसे नहीं बिका, उसने सेल पे लगा दिया था बट कंट्रीज ने हेल्प कर दिया उसको। हाँ, ठीक है। तो इसको हम उस वे में बोलते हैं कि बिक गया था एक तरीके से कंट्री। ठीक है। और हमें पता नहीं लगा, थैंक्स टू दी वन एंड ओनली पर्सन जिनकी पॉलिसीज की वजह से बहुत कुछ नहीं बचा। और मैं बता दूं, इंडियन विमेन की वजह से हमें असर नहीं पड़ा। हमारी इंडियन विमेन अपनी 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस पे वो असर जो पूरी दुनिया ने झेला, वो हमने इसलिए नहीं झेला क्योंकि बहुत हद तक उस समय जो क्राइसिस था वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हमें उतना समझ नहीं आया। 2008 में हम झेल गए उसको। और ये पहली बार था जब SBI जैसा बैंक दूसरे फॉरेन कंट्रीज की कंपनी को लोन दे रहा था। लोन, हमारे पास पैसा है, लोन लो। ठीक है। और पूरी दुनिया के नजर में हम आए। फिर पूरी दुनिया ने ये देखा कि अच्छा, इसका ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। किसी भी देश को बर्बाद करना है, वहां के कंजर्वेटिव्स को पावर दे दो, वो खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल तालिबान है, कोई भी कंट्री उठा लो, वहां का कंजर्वेटिव के हाथ में पावर आ जाएगा, वो उस देश को बर्बाद कर देंगे। ठीक है। वही यहां पर भी कंजर्वेटिव्स को धीरे धीरे पावर मिलना शुरू हुआ 2008 के बाद। ठीक है। फिर कुछ सालों में हो गया कांड यहां भी। ठीक है। तो ये चीज है, तो चलता रहता है पॉलिटिक्स, यूजुअल गेम ऑफ पॉलिटिक्स। तो मानती नहीं है कोई रिलीजन, ये प्रमोट भी करते हैं। पता नहीं, इसके लिए तो बहुत अलग तरीके की डिबेट होगी। सेंटर मानता है कि नहीं मानता। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, वो तब जब आप ये माने कि स्टेट का फंक्शन क्या है। जब आप ये माने कि स्टेट ही ब्रह्मास्मि, तो फिर तो स्टेट जो चाहे कर सकता है। स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंसी है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है सर्टेन ईयर के लिए। किस चीज के लिए? हम एज ए सिटीजन हम सब कुछ नहीं कर सकते, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, उसे हम सारा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सारे राइट्स देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले, हमारे लिए चीजें करे।
अब इतना बेसिक चीज का अगर समझ होगा राजनेता को और जनता को, तो ही ये सिस्टम सही से चलेगा, नहीं तो फिर चल रहा है जैसे वैसे ही चलेगा। ठीक, चलो ये तो हो गया हमारा प्लेट बाउंड्री वगैरह। तो अब इसी से रिलेटेड जो चीज है वो है अगला टॉपिक, और वो क्या है हमारा टेक्टोनिक एक्टिविटीज। कौन कौन सी टेक्टोनिक एक्टिविटी होंगी जो ये बाउंड्रीज के आसपास होंगे? कोई भी जगह पे आपको पता है मेंटल में प्रेशर ज्यादा है इन कंपेयर टू क्रस्ट। क्यों? क्योंकि वहां मैग्मा है, मैग्मा में हीट है, हीट से कन्वेक्शनल करंट बनते हैं। ठीक, और हीट और डेंसिटी दोनों चीजें ज्यादा होने की वजह से प्रेशर भी ज्यादा है, उसको झेलना इतना आसान नहीं है। तो ऊपरी परत पे जहां भी कमजोर पार्ट निकलता है वहां से वो ब्लास्ट करके निकल जाता है। वैसे ही जैसे आपके अंदर गर्मी ज्यादा होती है तो पिंपल्स निकल जाते हैं, फूट जाते हैं। ठीक, तो दो चीजें होती हैं, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। ठीक, अब अर्थक्वेक क्या है? ये ट्रेमर्स है। अर्थक्वेक जो है वो एक ट्रेमर है जो क्रस्ट पे आता है, जिसके वजह से क्रस्ट जो है वो शेक करता है। ठीक, जहां ये इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बट जितने भी कारण हैं वो सारे टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर ही मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो जहां से भी ये ओरिजिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये सरफेस है। मान लेते हैं यहां कोई सिस्मिक एक्टिविटी हुआ और यहां से जो है वो फिर वाइब्स जो है वो ट्रेमर्स जो है वो ऊपर की तरफ है, तो इसको हम बोलते हैं फोकस। और ठीक परपेंडिकुलर सरफेस पे इसको हम क्या बोलेंगे? एपिसेंटर। यस, फोकस इज ऑल्सो हाइपोसेंटर। ठीक, और ये कई बार पूछा गया, रिसेंट डेज में काफी पूछा है। ठीक है, हाँ, इसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यस, रिक्टर स्केल एंड मर्कैली स्केल बोलते हैं। रिक्टर स्केल का रेंज क्या होता है? 0 to 10। रिक्टर स्केल का जो रेंज होता है वो 0 to 10 होता है। रिक्टर स्केल जो है हम उसको 0 to 10 पे रखते हैं, और मर्कैली स्केल को हम कहां रखते हैं? 1 to 12। ठीक, ये ध्यान रखिएगा किस नंबर में है ये आपको ध्यान रखना। तो मर्कैली स्केल क्या बताता है? इंटेंसिटी, और रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड। जो हमको विजिबल होता है वो कौन सा होता है? मैग्नीट्यूड। ये एक्चुअली में बताता है कि कितना डैमेज कर सकता है। इसके बेसिस पे हम जोन्स बनाते हैं। जैसे दिल्ली 3rd and 4th जोन में आता है, सिस्मिक जोन में। सिस्मिक जोन्स बनाए जाते हैं, 1st कैटेगरी, 2nd कैटेगरी। ठीक, लाइक कुछ नहीं पता चलेगा, टेबल हिलेगा, पूरा बॉटल गिर जाएगा, तो वो इतनी इंटेंसिटी से आ सकता है। ठीक, और एक्चुअल में जब आता है तो हम इसको 0 to 10 में रिक्टर स्केल में हम मेजर करते हैं। ठीक, किससे मेजर करते हैं? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से। हाँ, रिक्टर स्केल एक रेंज है। ठीक है, और सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है। सिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं कि कितने स्केल का अर्थक्वेक जो है वो आया। हाँ, तो सिस्मोग्राफ में ऐसे ऐसे काम करता है।
जैसे अल्फा एरिया तो ऐसे, तो ये 1 से लेके 10 तक का स्केल है, ठीक है। तो उसमें हम मेजर करते हैं कि ये कितना आया है, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा मेन जोन कौन से है जहां पे ये अर्थक्वेक अकर करता है? रिंग ऑफ फायर मेन जोन, फिर है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। अब मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट कौन सा एरिया है? मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट जो है वो आपका मेडिटेरेनियन के बीच से लेकर के एल्प्स पूरा, फिर उसका हिंदू कुश, फिर हिमालय और फिर अराकन योमा, ये जो है पूरा का पूरा मिड वर्ल्ड माना जाता है, ठीक है। एल्प्स मान लो, मेडिटेरेनियन मान लो, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हिंदू कुश हो जाएगा, हिमालय हो गया। क्या किया? ऐसे कैसे बैठते हो? पैरों पर लगा वो कुर्सी चढ़ के नीचे। ओके, लगी तो नहीं? नहीं वैसे ही। हाँ फिर ठीक है। उसके बाद हिमालय के बाद अराकन योमा। प्लेट्यू है ये? हाँ, अराकन योमा माउंटेन है, ठीक है। तो ये पूरा मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट माना जाता है, ठीक है। पामीर क्या है? पामीर पामीर बहुत सारे माउंटेन्स वहां इकट्ठे हो जाते हैं, तो पामीर को नॉट बोला जाता है, गांठ, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा इलाका है, हाईएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। जा सकते हैं कैसे? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। तरह के रास्ते अराकन योमा, सर तिब्बत किसका है? इंडिया का है, चाइना का, किसका है? तिब्बत वालों का है अकॉर्डिंग टू दलाई लामा। वो तो इंडिया। हम तो वैसे क्लेम करते भी नहीं है कि तिब्बत हमारा है, चाइना ही क्लेम करता है। हम बस ये कहते हैं चाइना को कि नहीं नहीं नहीं, तिब्बत का है, तिब्बत का है। और चाइना कहता है तिब्बत हमारा है, बोलता है तुम वहां चाइना जो तिब्बत में मिलते हैं वो लोग और चाइनीज दोनों को मिला लो, सेम जैसे दिखेंगे, हमारा है। असल में दिक्कत ये है कि 1949 में चाइना जिस तरीके से आजाद हुआ उसका तरीका एग्रेसिव था। हम जिस तरीके से आजाद हुए हम बड़े पैसिव तरीके से आजाद हुए, तो दोनों का इतिहास उसी हिसाब से चला। चाइना ने 1949 के पहले जितने भी एग्रीमेंट थे वो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई कर दिए आजाद होते ही। बोला हम, हमारा रूल ही नहीं था तो हम काहे का एग्रीमेंट, ठीक है। उसने अपना पूरा एरिया अपने हिसाब से बनाना शुरू किया, उसी में उसने तिब्बत को भी अपना मेन इलाका माना, और तिब्बतियंस उस समय एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थे, ठीक है। और हमारे लिए तिब्बत थोड़ी दिक्कत था, हमारी दिक्कत तो मेन इस बात से थी कि हमारे ही बाउंड्री को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जो ब्रिटिश टाइम पे इंडिया और चाइना का जो बाउंड्री है उसको ही वो डिक्लाइन कर रहा था कि नहीं ये बॉर्डर है ही नहीं, हम बता रहे हैं बॉर्डर कहाँ है, और उसके हिसाब से चले तो फिर तो गया नॉर्थ ईस्ट हमारा, आसाम में चला जाएगा ऐसे तो। ठीक है। तो 1962 में इन्हीं सब चीजों को लेकर के उन्होंने अपना पावर शो किया, गुवाहाटी तक आ गए थे फिर चले गए, लेकिन हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है 67 में, जिसके ऊपर पलटन मूवी बनी है, ठीक है। तो ये चीज है एक्चुअली में हमारे समाज में इतना डिफरेंस है कि हमें खुद से ही फुर्सत नहीं है, हम क्या ही तरक्की करेंगे, हमें खुद से ही फुर्सत नहीं है। हम अभी भी जात पात धर्म, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन कैसे रहेगा, मैं ऐसे रहता हूं तू भी ऐसे रहे, इन्हीं चीजों में बिजी है। इनसे उभरेंगे तो बाहर निकलेंगे ना। सब अपने इलाके के शेर हैं और बाहर में
कुछ नहीं, आप ठीक है। सब अपने अपने इलाके के सब शेर है और वहीं पे उनको राज करना है। उन्हें बिल्कुल नहीं लेना देना कि दीन दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, चाहे छोटा लीडर हो या बड़ा लीडर हो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर कितना जा रहा है, डिफोरेस्टेशन कितना हो रहा है, कहां कहां जंगल काटे जा रहे हैं, किसको कितने रुपए के टेंडर में जमीन दिया जा रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र में प्याज का रेट आज के डेट में अभी रिपोर्ट आई थी 50 पैसे पर केजी हो गया है। आप लोग यहाँ कितना खरीद रहे हो? ऑन एन एवरेज 25 से 30-40 के रुपए के बीच में खरीद रहे होगे, है कि नहीं है? वहां 50 पैसे बेच रहे हैं किसान, जो उगा रहा है उसकी हालत ये है, और जो खरीदने वाला है उसकी भी हालत वही है, जेब खर्च उतने पी जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है? जो उगा रहा है उसको पैसा मिल नहीं रहा है और हम कमा के खरीद रहे हैं, उगा नहीं रहे, तो हमारा पैसा पूरा उसी में जा रहा है। तो कहीं बैलेंस नहीं है, लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है? उल्टी सीधी चीजों से मतलब है। जो समाज बलात्कार के आरोपी को जब वो जेल से रिहा हो रहा है और जिस समाज के लोग उसको फूल माला पहना करके वेलकम कर रहे हैं, उस समाज से आप क्या उम्मीद करेंगे? आप बेवकूफ है अगर ऐसे समाज से आप कुछ उम्मीद रखते हैं। तो उसको क्यों लगेगा कि मैंने कोई गलत काम किया है, जब लोग उसको उस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं? ये गाजियाबाद की घटना है जो मैंने बताया अभी आपको, अगर न्यूज देखते हो तो। एलएलबी की किसी स्टूडेंट के साथ रेप का मामला था और जो एक लीडर बाहर निकला अभी गाजियाबाद का, पूरा फूल माला बढ़िया से उसका स्वागत किया गया है। तो क्या ही उम्मीद करोगे आप ऐसे समाज से? हम भी इसी समाज से हैं, लेकिन क्या करें। हो गया ये काम। वोल्केनो, वोल्केनो क्या होता है? हाँ, वोल्केनो डेफिनेशन में सडन एंड एब्रप्ट एक्सप्लोजन इन द क्रस्ट। वोल्केनो इज इक्वल टू सडन एंड एब्रप्ट एक्सप्लोजन। कहां पे एक्सप्लोजन होता है? क्रस्ट में। मेंटल से तो प्रेशर आता है, फटता तो क्रस्ट है ना, तो एक्सप्लोजन तो क्रस्ट में हुआ। अब ये अधूरा है, अब इसके बाद डेफिनेशन कंटिन्यू होगा, थ्रू विच लॉट्स ऑफ मटेरियल कम्स आउट। ठीक है, अब उस मटेरियल में क्या होता है? जनरल टर्म में हम उस मटेरियल को मैग्मा कहते हैं, ठीक है। बट उस मटेरियल में गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों चीजें बाहर आती है। गैस, सॉलिड एंड लिक्विड, तीनों कैटेगरी बना लो ऐसे 1 2 3। बताता हूं क्या क्या आता है। सबसे पहले क्या लिखोगे? गैस। गैस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एमोनियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एमोनियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये मेजर गैसेस हैं। और पूरे गैसेस पार्ट का 60 to 90% वाटर वेपर होता है। हाँ, नहीं, ये गैस की बात कर रहा हूं मैं। जितना भी गैस निकलता है, ये सारे गैसेस तो मेजर है, बट इसके अलावा और जो गैसेज है, उन सभी गैसेज में हम वाटर वेपर को अगर अकाउंट करें तो 60 to 90% है। बाकी सारे गैसेज जो रिमेनिंग पार्ट है उसी में होता है। आउट ऑफ 100% ऑफ ऑल गैसेज, गैसियस फॉर्म में है ना। वाटर वेपर क्या है? गैसियस फॉर्म है। तो वाटर वेपर 60 to 90% है, ठीक। अब बाकी 10 to 40% जो बचा, 10 to 40% का जो रेंज बच गया, उसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे गैसेस आते हैं, ठीक। सॉलिड में
दो चीजें, सॉलिड में आता है लपीली, लपीली एंड वोल्केनिक डस्ट लिखो, वोल्केनिक डस्ट। सॉलिड में आता है वोल्केनिक डस्ट। ठीक है, क्या लिखा? वोल्केनिक डस्ट। ठीक है, उसके अलावा वोल्केनिक बॉम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, वोल्केनिक बॉम्ब। ठीक, ये डस्ट पार्टिकल। अब ये होता क्या है, आप समझिए कि वोल्केनो होता कैसे है। ठीक है, और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये हम क्रस्ट मान लेते हैं, दिस इज क्रस्ट। क्या है ये? क्रस्ट। ये है मेंटल। अब यहां से निकलना शुरू होगा वोल्केनो। कभी कभी जो है वो ऐसे आकर के और बस बाहर नहीं निकल पाया। ठीक, फिर कोई ऐसा हिम्मत वाला होगा, वो यहां से निकलेगा सीधा और धरती का सीना चीर के निकलेगा और फिर वो वोल्केनो बना देगा। ठीक, ये हो गया हमारा वोल्केनो। ठीक, इसको वैसे हम कंपोजिट वोल्केनिक कोन कहते हैं या फिर सिंडर कोन कहते हैं। सर, हाँ, जो आप कह रहे हैं हाई प्रेशर होता है वो ऊपर जाता है। यस। अब कभी कभी क्या होता है कि इसमें ना कुछ पार्ट्स जो है वो रह जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, फिर कोई प्रेशर आया वापस से तो वो पूरा का पूरा पत्थर 60-70 टन का पत्थर हवा में उड़ता है। अब फिर वो जब किसी के ऊपर गिरता है तो वो कार्टून में नहीं बन जाता, कागज ऐसे वैसा आदमी बन जाता है फिर। ठीक, तो ये वोल्केनिक बॉम्ब होता है। गैसेस भी निकलते हैं, उसके बाद बारिश होती है, डस्ट पार्टिकल्स उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर आता है लिक्विड पार्ट। ठीक है, फिर क्या आता है? लिक्विड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? लावा। लिक्विड पार्ट में लिखते हैं, द लिक्विड मैटर इज कॉल्ड लावा, लिक्विड पार्ट इज इक्वल टू लावा। टेम्परेचर 600 से 1300 डिग्री सेल्सियस, 600 टू हाँ लावा का 1300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर फास्ट कूलिंग होगी तो स्मॉल क्रिस्टल्स बनेंगे, स्लो कूलिंग होगी तो लार्ज क्रिस्टल्स बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। फास्ट कूलिंग होगी तो हाँ, और स्लो होगी तो लार्ज। ठीक है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको हम क्रैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैटर। और इसको क्या बोलते हैं? वेंट, वोल्केनिक वेंट। अब इस पार्ट में जो भी फॉर्मेशन होगा उसको हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, और अपर पार्ट में जो बनता है उसको हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ठीक, अब आपका होमवर्क है, होमवर्क आप लिखिए। होमवर्क में क्या करेंगे? कुछ तो एफर्ट लगाएंगे। आपके दो काम है,
वोल्केनो के इरप्शन के बेसिस पे हम वोल्केनो को 3 कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। एक्टिव, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट एक्सट्रीम। एंड एक्सटिंक्ट। यस। कहां कहां पे ये वोल्केनो आज के डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैप पे बनाएंगे, ठीक है, और लिस्ट बनाएंगे। मैप के पीछे लिस्ट बनाएंगे और मैप पे भी शो करेंगे आप, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। और दूसरा, आप लिस्ट करके आएंगे और देख के आइएगा। मैं पूछूंगा कि इस फीचर को क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव में है कि एक्सक्लूसिव में है। लैंडफॉर्म पड़ता है। यस, ये 2 लैंडफॉर्म्स आपको पढ़ने हैं कि एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं और इंट्रूसिव कौन से होते हैं, ठीक है। इसको, ये सबसे बड़ा होता है, इसको हम बैथोलिथ कहते हैं, ठीक। इसी तरीके से एक ये ऐसे सीधा सीधा होता है जिसको हम डाइक बोलेंगे, और इसी तरीके के बहुत सारे होते हैं, जैसे इसको हम सिंडर कोन बोलते हैं। अगर इसमें एक से ज्यादा हो जाता है, अगर एक और यहां से वेंट निकल जाता है, एक वेंट यहां से निकल जाता है, तो यही चीज कंपोजिट कोन हो जाता है, ठीक। तो आप इसको लिस्ट करके आएंगे, पढ़ के आएंगे। उसके साथ साथ एक्टिव वोल्केनो पूरी दुनिया में कहाँ है, डोरमेंट कहाँ है और एक्सटिंक्ट कहाँ है, ये तीनों चीजों का लिस्ट मैप के साथ आप कल करके आइएगा। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ। बीएनएस में अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ है, हाँ, एक हस्बैंड ने क्राइम कमिट किया, लाइक कुछ भी कर रहा है, एक्टिविटी इलीगल है, ठीक है। वाइफ सपोर्ट कर रही है उसको,